So yes, Usa is in. विजय तिवारी इज इन. वेरी गुड. चलिए, आज थोड़ा सा लेट हुआ इसकी वजह से कि ये लोग वायर को कुछ चेंज कर रहा था. जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, ऑपरेटर्स, उसने कहा कि सर थोड़ा सा आधा घंटा का 20 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि वो कर रहा था, कुछ प्रोवाइड कर रहा था, मीन्स कुछ चेंजिंग कर रहा था, इसके वजह से. चलिए, सेशन को हम लोग शुरू करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लासेस में हमने बातें की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे. उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और उसकी अप्रोच को हम करंट से जोड़ते हैं. आप देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ से बन पाते हैं. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्वेश्चंस होती है, वो हिस्ट्री पॉलिटी को छोड़ के किसी भी, मीन्स या तो ज्योग्राफी में एंट्री कर सकते हैं आप, या तो साइंस में आप एंट्री कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में एंट्री कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एंट्री कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में भी एंट्री कर सकते हैं. ये हर जगह लिख सकते हैं. इसलिए मैंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आज भारत की स्थिति साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है और भारत ने किन किन सेक्टरों पे काम किया है, एक नोट्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, एक समझाने के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ. इसका उपयोग हम लोग आगे चल के करेंगे जब नेशनल साइंस पॉलिसी पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या एक राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी की ज़रूरत थी, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बनाई गई है तो उसका क्या क्या परिणाम हुआ है. इन सारे डेटाओं को, इन सारे डेटा को, इन सारे वर्क फोर्स को आप माइंड में रखिएगा. चूंकि वर्क फोर्स की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको आज दे दे रहा हूँ, ताकि इसको 2-3 बार 4 बार आप लिखें, 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे. ओके, आइए सेशन को शुरू करते हैं. तो इनलाइट योर करियर विथ अस, गेट क्लासेस फ्रॉम एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज एज यू नो वेरी वेल. फुल्ली सिलेबस डिस्कशन हम लोग करेंगे, करते हैं. ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट मी, बुक्स के बारे में आपको आइडिया है. सो स्टार्ट योर करियर फ्रॉम योर रूट बेसिक्स. ये जरूरी होता है कि रूट बेसिक्स को इनहांस करना. साइंस को हम लोगों ने डिफाइन किया था. जिस भी स्लाइड पे आपको दिक्कत होगा बताइएगा. साइंस और टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था, साइंस को डिफाइन किया था, और स्टेटस देखा था कि भारत में किस तरह से रिवोल्यूशंस आया है या रिजोल्यूशन देखने को मिल रहा है साइंस की पॉलिसीज में, और समय समय पर किस तरह से इसको नवाचार के रूप में बदल दिया गया. 2013 एक मेजर कंसर्न था. फिर जो हमारी प्लान बनी थी 12th 5 ईयर प्लान, उसमें जो हमारा डेवलप टारगेट रखा गया था, उसके लिए R&D को सेटअप करना जरूरी था, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत क्या हो, आत्मनिर्भर बने, और भारत की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें सुधार आए. क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिकेशन का साधन के साथ साथ, टेक्नोलॉजी आपको आपके लाइवलीहुड्स को आसान करने में मदद करता है, और आपकी इफिशिएंसी को इनहांस करता है. 21वीं शताब्दी में हमने देखा था कि सूचना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और सूचना का इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने देखा था. ओके, इसके लिए हमें एक्ट बनाया था, इंफॉर्मेशन एक्ट, वो भी मैंने आपको देखा था. एरिया जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से एरिया कवर किए जाते हैं, वहां से लेकर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग तक हम लोगों ने देख लिया था. यस या नो. अब इसकी एक समरी के रूप में आपके सामने मौजूद है. आप जरा देखिए कि 1958 में पहली एक पॉलिसी के रूप में बनी. इसको जरूर इस चार्ट के रूप में बनाइएगा. 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, SPR एक्ट आया, वो 1958 में था. उसके बाद 1983 में क्या आ गया, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया, TPS आ गया. इसमें क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ, मतलब आत्मनिर्भर बनने की ओर हम लोगों ने आगे बढ़ाया. फिर आप देख रहे हैं 2003 में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पॉलिसी STP आया, और यही STP जो है अब STIP के रूप में आ गया है. अभी तक जितना भी आया है वो STP STIP है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात कर रही है. ओके, तो ये इसी का आगे जितने भी आप रूप देखोगे तो इसी का आगे रूप मिलेगा. अभी तक 2020 तक, 2021 तक जितने भी बातें हुई है, वो STIP में इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे लाया जा रहा है. ये जो जर्नी है, इस जर्नी को आप जरूर 2 बार 3 बार
लिखिएगा, बनाइएगा, इस पे आपको फुल नंबर मिलेगा। वह कह सकता है कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उपयोगिता पर प्रकाश डालें एवं किस तरह से हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास मिला है, या उनके हिस्टोरिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, या उनकी किस तरह से इवोल्यूशन देखने को मिला है भारत के अंदर, तो आप इसको डाल सकते हैं। और फिर अगर पूछ रहा है किस तरह से टेक्नोलॉजी में नवाचार आया, तो इसको देते हुए आप नवाचार को बता सकते हैं, मतलब इनोवेशन को बता सकते हैं, फिर आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बता पाओगे। करेक्ट। आइए हम देखते हैं कि टुडे इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस जगहों पे है। आज बेसिकली जो आपको है ये जो स्लाइड के रूप में मिल रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स के रूप में मिला, और नंबर ऑफ स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको करने क्या है, थोड़े से लिखने पड़ेंगे। जब तक ये लिखिएगा नहीं, आपके माइंड में आइडिया नहीं जाएगा। बहरहाल मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ इस नोट्स के माध्यम से। यह जो नोट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स होता है। अगर आप देखोगे कि इंडिया की जो रैंक है पूरे विश्व में तीसरा रैंक पे है। किस रूप में भाई? तो मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड। तो जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन करते हैं पूरे विश्व में, उस वैश्विक स्तर पर भारत किस रैंक पे है? तीसरे रैंक पे है। मॉडर्न इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग फोकस। आज का जो आधुनिक भारत है, आपको पता होगा आधुनिक भारत और यह तकनीकी भारत में परिवर्तित हो गया है। और जैसे जैसे यह तकनीकी भारत में परिवर्तित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रियलाइजिंग दैट इट इज द की एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और गवर्नमेंट भी मानती है कि अगर भारत में हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर स्पेशल फोकस गवर्नमेंट में इस साल के बजट में भी दिया है। मैं अभी देखूंगा कि कितना बजट आपको एलोकेट किया गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो इंडिया विश्व में इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तीसरा स्थान है। मीन्स कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है लोगों को कि भारत टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहा है। इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, पोजिशंस एज वन ऑफ द टॉप 5 नेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। आप देख रहे हो किस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया की रैंक कितनी है? पूरे विश्व में 5वां रैंक है। द कंट्री हैज रेगुलरली अंडरटेकन स्पेस मिशन including mission to the moons and the famed polar satellite launch vehicles PSLV को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। मून मिशन तक हम लोग जा रहे हैं। इंडिया इज लाइकली टू टेक ए लीडिंग रोल इन लॉन्चिंग सैटेलाइट फॉर शार्क नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को जरूर लिखिएगा। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कीजिएगा तो आप जरूर कहिएगा कि शार्क नेशन में, या सार्क जो समूह है, उस सार्क समूह में जो इंडिया है वो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। किसमें? सैटेलाइट को लॉन्च करने में। अभी तो इंडिया हम लोग कॉमर्शियल सैटेलाइट को भी लॉन्च कर रहे हैं। एज ऑफ जून 18 2021 इंडिया कंप्राइजेस 988 यूनिवर्सिटी। इंडिया के 988 यूनिवर्सिटी जो है पूरे सार्क नेशन में, 988 यूनिवर्सिटी के साथ जो है इंडिया ने अपने आप को कॉपरेशन किया है। किसके लिए? स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए। तो 18 जून 2021 तक भारत में 928 विश्वविद्यालय शामिल है। किसके लिए? जिसमें हम लोग इनोवेशन करेंगे, जिसमें हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ये प्योर डेटा है, इस डेटा को 2 बार 4 बार 5 बार जरूर देखिएगा। अब देखिएगा अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया है 48 रैंक पे है। किसने स्टैंड है? अमॉन्ग द टॉप 50 कंट्री इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत 48 रैंकों पे है 50 कंट्री के स्प्रेड में। ये डेटा जो है आपको 2020 तक का है, जिसमें स्कोर कितना आया है? 35.6 आया है। जबकि 2009 में अगर बात करोगे तो यह 52 पोजीशन था। ओके, और इसके बाद स्कोर कितना था? 36.58 स्कोर था। और देखोगे कि इंडिया रैंक 45 ऑन द इनोवेशन अप टू 57 ऑन द इनोवेशन सब इंडाइजेस। मतलब इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट्स है या इंडिया के साथ जो वाले देश है उनके साथ इसमें 77th रैंक था। लेकिन अभी इंडिया का रैंक कितना है? 48 रैंक है। ये सीधा यह दर्शाता, आप लिखने में यही लिखिएगा, इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48 रैंक की पोजीशन को प्राप्त करना, यह सीधा दर्शाता है कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपने विकास में कितनी अहम भूमिका देता है। ओके, द गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली प्रमोटिंग रिसर्च पार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस incubators
which would promote the innovation idea till they become the commercial ventures. ये चाहता है उस अपने आइडिया को कॉमर्शियल वेंचर के रूप में बदलना। सरकार बड़े पैमाने पर अनुसंधान, पार्क, प्रौद्योगिकी व्यवसाय, इंक्यूबेटर्स और आरपीसी को बढ़ावा दे रही है, जो वाणिज्यिक उद्यम बनाने तक नवीन विचारों को बढ़ावा देंगे। सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट है, हम जो नवाचार लाते हैं, हम जो नवाचार का प्लेटफॉर्म लाते हैं, उसका किस तरह से हम कॉमर्शियल यूज करें ताकि उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। इंडिया की अगर बात करोगे तो आज पूरे विश्व में इंडिया की जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो कितना है डियर? तो यूएस 96.50 बिलियन है 2020 तक, और इंडिया चाहता है कि 2022 तक इस आर&डी का जो टारगेट है वो अपनी जीडीपी का 2% कर दे। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। इंडिया ने टारगेट रखा है कि अपने आर&डी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 2022 तक इंडिया अपने जीडीपी का 2% खर्च करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कदम है ये गवर्नमेंट का, ये डेटा जरूर लिखिएगा। द इंजीनियरिंग आर&डी एंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट इन इंडिया इज फोरकास्ट टू पोस्ट ए CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ओके, बाय 12% टू रीच US 63 billion by 2025 एंड US 31 बिलियन इन 2019। तो देखिए, ये जो आपका CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट करता था वो कितना था? 31 बिलियन इन 2019 था, और इसको सीधा पहुंचना है 63 बिलियन बाय 2025 पे। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके ये काफी सेंसिटिव है। कौन? आपका गवर्नमेंट्स। ठीक है। अब देखिए, इंडियन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी प्रिपरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई भारत की राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति ने विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाने की क्षमता को डेवलप करने की बात कहा है, और एआई की क्षमता का दोहन करने के लिए एक मार्ग की रूपरेखा तैयार की है। एक्सचेंजर अपने नवीनतम ओके नवीनतम शोध अध्ययनों में G20 देशों के लिए एआई के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है, और अनुमान लगाता है कि एआई 2035 तक भारत की वार्षिक विकास दर को 1.3% तक बढ़ा देगा। आपने रखना कि जो नीति आयोग ने एक टारगेट रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर फोकस करेगा, और इसके लिए इंडियन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी तैयार की गई है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा की गई है। और अगर यह सक्सेस हो जाता है तो एमोंग G20 नेशन में भारत की जो आर्थिक विकास दर है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 1.3% तक बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा भारत के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट्स होगा भारत के लिए। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रन्स, इसने 37 नेशनल लेबोरेटरीज एंड 39 आउटरीच सेंटर की स्थापना भारत के अंदर कर रखी है। ओके, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला और 39 आउटरीच केंद्र चलाती है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा शुरू किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें रैंक पर है। मतलब क्योंकि जैसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी की समस्या आएगी, और इस साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत जो है 10वें रैंक पे है। मतलब काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। With the support from the government, considerable investment and development has incurred in different sectors such as agriculture, health sector, space research, nuclear power through scientific research. For instance, India is gradually becoming self-reliant in nuclear technology, और इंडिया चाहता है कि अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए वह न्यूक्लियर क्षेत्र में, मतलब वह चाहता है कि परमाणु तकनीकी में आत्मनिर्भर हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इससे जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है काफी सस्ती होती है। इसी के कारण जो है इस पर इंडिया का काफी फोकस जा रहा है। आपको पता होगा जितने भी हम लोग अपने बॉर्डर एरियाज में या फिर हम अपने कोस्टल एरिया में जितने भी पेट्रोलिंग का काम करते हैं, या जो हमारी पनडुब्बियां चलती हैं, ओके, जो हमारा सबमरीन चलता है,
ये सारे सबमरीन में जो ऊर्जा अगर परमाणु से चलने लगे तो हमें ऊर्जा की जो कॉस्ट होती है काफी कम हो जाएगी। आज जो चाइना अपने सी पे, साउथ सी पे इतनी फोकस कर रही है और इतनी सारी पनडुब्बियां ला रही है, उसका रीजन क्या है? उसकी जो पनडुब्बियां हैं वो परमाणु ऊर्जा से चलती है और जिसकी वजह से उसको काफी कम खर्च लगता है और इसी कारण से वह जो है अपने खर्च में, उस खर्च के द्वारा जो है दूसरी नई पनडुब्बियों को लाने का काम करता है और साउथ सी में और अपने विस्तारवादी नीति के लिए पूरी दुनिया को धमकाने तक की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि अमेरिका को भी धमकाता रहता है। इन जुलाई 2021 इसरो ने अनाउंस किया दैट इट्स जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03, ये जरूर डेटा लिखेगा, विच विल बी एनेबल नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर नेचुरल डिजास्टर। आप जब कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओगे, आप जब कभी अपनी उपयोगिताओं की क्षमताओं को पार करोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिजास्टर आएगा। लेकिन डिजास्टर को तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन डिजास्टर के पहले आपको पूर्व सूचना दी जाए ताकि डिजास्टर का जो प्रभाव हो वो कम पड़े और जो व्यक्ति है उस एरिया से उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जा सके। स्पेशली जो खतरा है हमारा फ्लड से है, साइक्लोन से है, इनको क्या है ये समय से पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। इसलिए जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 जुलाई 2021 में इसरो के द्वारा लाया गया था। ओके, that is very very important. Chandrayaan 3 is likely to be launched in the third quarter of 2022. तो थर्ड क्वार्टर में 22 में हम लोग चंद्रयान को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इन अगस्त 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था डीप ओशन मिशन। ये डीप ओशन मिशन क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि डीप ओशन मिशन इसकी, इसको लिख कर रखिएगा आप लोग, हम आगे जब पढ़ाएंगे, ओशन पढ़ाएंगे, वहां पे इस डेटा को यूज करेंगे। डीप ओशन मिशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको पता होगा कि इस जगह पे क्या होता है, रिसोर्सेस होता है। इस रिसोर्सेस को पता लगाने के लिए इस डीप ओशन मिशन लाया गया है ताकि हम लोग आराम से जो है एक रिसोर्स को पता कर पाए और अर्थ साइंस के रूप में कोई नया जो है अप्रूवमेंट ला जाए ताकि हमारे उपभोक्तावादी जो पॉपुलेशन है उसको कुछ रिलीफ दिया जाए क्योंकि नए रिसोर्स का इन्वेंशन हो। और इसके लिए भारत सरकार ने 4077 करोड़ रुपया 5 सालों के लिए क्या किया है, निर्गत किया है। इसी बजट में ये व्याख्या है। इन अगस्त 2021 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो डॉक्टर जितेंद्र प्रधान थे, अनाउंस दैट गामा इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ये जो गामा इरिगेशन टेक्नोलॉजी फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, इस गामा इरिगेशन टेक्नोलॉजी से फूड को लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको इसमें पार्टनरशिप बनाने की बात की गई है और 26 गामा रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट को ऑपरेशन में लाया गया है इस कंट्री के अंदर। इसरो ने अगस्त 2021 में अनाउंस किया दैट इट इज इन डिस्कशन विद द यूरोपियन एंड इजरायली स्पेस एजेंसी टू बूस्ट कोऑपरेशन एंड रिकॉग्नाइज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू द वर्क। मतलब ये इंडिया और नेस्कॉम है ना ने लॉन्च किया है एक साथ काम करने का, जिसमें लैब टू मार्केट इनिशिएटिव को बूस्टिंग करने की बात कही गई है, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की बात कही गई है। DST and GE India are likely to collaborate for advanced technology research according to Science and Engineering Research Board over the next 5 years। बस इन सबों चीज़ों को आपको माइंड में रखना है क्योंकि इन सबों का मैं प्रयोग आगे करूंगा जैसे जैसे मैं नेशनल पॉलिसी की ओर बढ़ूंगा। इसके बाद का आपका टॉपिक होगा नेशनल पॉलिसी ऑफ साइंस, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। उस समय पर हम जगह जगह पर, जब हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ से डेटा उठाएंगे, जब मैं बात करूंगा इंडस्ट्री की तो मैं यहाँ से डेटा उठाऊंगा। इसलिए डेटा के रूप में आपको दिया जा रहा है, इसको ध्यान रखने का काम कीजिएगा। जून 2021 में DRDO ने डेवलप किया है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसकी उपयोगिता कितनी है आप समझ सकते हैं। वाइल जब जो टेंशन मेंटेन है किसके प्रति, चाइना, और टेंशन मेंटेन है पाकिस्तान के प्रति, ऐसे में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द न्यूट्रलाइज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। दिस टेक्नोलॉजी यूज रडार सिस्टम दैट ऑफर्स 360 डिग्री कवरेज। तो ये हम लोग सर्विलांसेस के रूप में यूज कर सकते हैं और हमारा मैन का लॉस ना हो और बड़ा टारगेट को हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने ऑन जून 2021 DRDO ने टेस्ट किया था न्यूक्लियर कैपेबल
ballistic missile Agni-P with a range of 1000 से 2000 kilometer. On June 9, 2021, ICAR signed MOU with the Digital India Corporation to provide लोकेशन specific डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप टेलीफोन के द्वारा भी किसी प्रकार के एग्रीकल्चर, ये आईसीए का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इन्होंने जून 9 2021 को टेली एग्रीकल्चर एडवाइजर लॉन्च किया है, जिसके द्वारा आप एग्रीकल्चर, सॉइल संबंधी जानकारी, क्रॉप संबंधी जानकारी, हाई एल्ड वैरायटी की संबंधी जानकारी जो है आप डायरेक्ट ले सकते हो। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे आगे एग्रीकल्चर में। ध्यान रखिएगा, इस डेटा को याद रखिएगा। मैं पहले इसीलिए दे रहा हूँ ताकि उस समय मैं इसका यूज़ करूँ कि आईसीआर ने हाल ही में एक एमयू साइन किया है जो डिजिटल इंडिया के सपोर्ट से वो टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरी देगा। ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर आउटपुट में मदद करता है, तो ये वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जितनी बातों को हर एक जगहों पे मैं यूज़ करूँगा आगे। इन मार्च 2021 मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अब ये क्या है, MSME, हम लोग इकोनॉमिक्स में डील करेंगे, ठीक है। नितिन गडकरी ने इनॉग्रेटेड किया था 2 टेक्नोलॉजी सेंटर, एक नाम है विशाखापट्टनम में और दूसरा कहाँ है, भोपाल में। 3 एक्सटेंशन सेंटर ऑफ बिग टेक्नोलॉजी सेंटर एंड 7 मोबाइल उद्यम एक्सप्रेस ऑफ MSME। ये क्या है कि ये जगह जगह जाकर आपको किस तरह से छोटे और मझोले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जो कि इंडिया की रीढ़ मानी जाती है, 80% जो है आपको रोजगार इसी सेक्टर से मिलता है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए विशाखापट्टनम और भोपाल में टेक्नोलॉजी सेंटर डाला गया, जिससे उद्यम एक्सप्रेस जो है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मूव कराने में मदद करे। इसका भी मैं अप्रोच ले लूँगा कब, जब मैं आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पढ़ाऊँगा वहाँ पे। आइए, फरवरी 2021 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से सरकार ने क्या किया कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दिया। कहाँ से किया था, आईटी हार्डवेयर, किसके लिए, आईटी हार्डवेयर वाज अप्रूव्ड टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ आईटी हार्डवेयर। आपको पता है कि दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत अपने तीसरे स्थान पर अपने रैंक को बनाए हुए है और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट के आधार पर पूरी दुनिया में तीसरा इन्वेस्टमेंट सेंटर बना हुआ है। तो ऐसे में प्रोडक्शन को बढ़ाना ज़रूरी है, तभी हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को, आउटपुट को बाहर भेज पाएंगे। ऐसे अवस्था में हम अगर सरकार के द्वारा ये अटेम्प्ट आता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें उत्पादन में क्या आएगा, बढ़ोतरी आएगा और इसके साथ ही साथ रोजगार भी मिलने की संभावना है। तो इसको भी हम लोग इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी, जब हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका हम लोग प्रयोग कर लेंगे। In February 2021, about 1 lakh women were trained on digital literacy in India. We thanks digital. We think digital एक स्लोगन दिया गया था और 1 लाख वुमेन को जो है ट्रेंड किया गया था, डिजिटली ट्रेंड किया गया था। आपको पता होगा डिजिटल होने से गुड गवर्नेंस को काफ़ी मजबूती प्रदान होती है और रियल में डेमोक्रेसी का जो आईना है, या रियल में जो आप देख रहे हो डेमोक्रेसी का जो मिरर है, वो आपको बिल्कुल सामने आने का प्रयास करता है। तो ये फरवरी में इसमें लॉन्च किया गया था। और हाईवे जो नितिन गडकरी है, उसने स्फूर्ति, दैट इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जैसे सिल्क उद्योग, जैसे बंगाल में आपका सिल्क उद्योग, बंगाल में आपका कॉटन इंडस्ट्रीज, ये सब जो बहुत ही डाउन हो चुकी थी, इसको उठाने के लिए जो ट्रेडिशनल हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल कारीगर की कमी नहीं है, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी तक, जैसे मान लो बनारस में बनारसी साड़ी जो आप लोग बनाते हैं, हथकरघा का जो उपयोग करते हैं, वो एक पीढ़ी की टैलेंट नहीं है, वो जनरेशन बाय जनरेशन है। लेकिन वो सारे के सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होने के कारण वो घर में बैठ के वैसे व्यवसाय को करने को मजबूर है जिनमें ना तो उनकी रुचि है और ना ही जिनके उन पर उनके पास कोई भी टैलेंट है बाई बॉर्न। तो जो बाई बॉर्न टैलेंट है उसको टेरेस्ट्रियल जो आपका या ट्रेडिशनल जो आपका इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि एक क्लस्टर तैयार हो जाए। और इस क्लस्टर को तैयार जैसे आपको बनेगा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में हो, ताकि उसका क्या हो, प्रोडक्ट को सेल पूरी दुनिया में किया जा सके। इसका भी प्रयोग हम लोग डिजिटल माध्यम से करते हैं। तो डिजिटल इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान किया है स्फूर्ति स्कीम। ओपोज इंडिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को किया है कितने, 200 पेटेंट, 200 पेटेंट
इंक्लूडिंग द पेटेंट ऑफ 5G एंड कैमरा टेक्नोलॉजी। तो ये जो 5G जो है, आप देख रहे हो जापान जैसा मुल्क, चाइना जैसा मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क 5G पर काम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में ओप्पो इंडिया के द्वारा जो R&D डेवलपमेंट किया गया है भारत के अंदर 5G और टेक्नोलॉजी के लिए, यह भी एक सराहनीय कदम माना जाता है, क्योंकि 7 बिलियन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का ये बकेट तैयार हो गया किसके अंदर, इंडिया के अंदर। In December 2020, Ambassador of France, Germany, and the European Union announced that they will together work out a detailed plan to fund more eco-friendly project in Kerala in the coming year। तो भारत की ये जो सराहनीय कदम हुए, भारत सरकार ने जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी लाई, इसके कारण जर्मनी जैसा मुल्क, फ्रांस जैसा मुल्क और यूरोपियन यूनियन जैसा मुल्क जो है एक साथ काम करने को तैयार है, और वह एक क्लस्टर के रूप में केरला में स्थापित किया गया है कई इन्वेस्टमेंट सेक्टर को। नवंबर 2020 में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कोलैबोरेशन ने एक साथ प्रमोट किया है किसको, अपने नए नए डिजाइन्स, नए नए इनोवेशंस को डेवलप करने के लिए, ताकि आप नए नए मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इंडस्ट्रीज को लाया जा सके, क्योंकि कोविड-19 की जो चैलेंजेस आपको मिलने वाली है उसको कैसे तरह से दूर किया जा सके। इन नवंबर 2020 यूनियन कैबिनेट ने शेयर, जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शेयर किया गया था, नरेंद्र मोदी साइन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री के निर्देशन में, क्योंकि विज्ञान एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चीफ यही होते हैं, और बेंगलुरु के अंदर जो है इंस्टीट्यूट डी एरिस्टोफिसिया डी कैनरिस एंड द ग्रांटिकांस SAGTC स्पेन के मदद से इसे डेवलप किया गया है एस्ट्रोफिजिक्स के दुनिया के लिए। आप देखते हैं, अगर भारत सरकार की और कदम की बात मानी जाए, ये तो हमारे हुए कि भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, और पूरे साल में डियर इतने ही कदम उठाए गए। ये स्पेशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल सेक्टर को मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप जो गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कीम देखते हो, दैट आर इन सोशल सेक्टर, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए इतना काम जो है सराहनीय काम है। तो अब सवाल उठता है कि हर सराहनीय काम को आप लाइन बाय लाइन याद करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका हम यूज़, जितने भी प्रोग्राम आपको मैंने बताए हैं, इसका डेटा खाली आप 2-3 बार लिखिएगा, जो अपने हाथ से लिखिएगा, इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। जब हम आगे प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपके साथ परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम 1 और 2 प्रयोग करेंगे। लेकिन इतनी बातें हुई हैं, ये आपको जानना चाहिए। एक आइडिया आपके मन में आ गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट पैरामीटर माना जाता है देश के विकास के लिए, देश के धारणीय विकास के लिए। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखेंगे तो पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग वहाँ पे करेंगे आप, करेक्ट। अब देखिए यूनियन बजट की बात करते हैं। अंडर द यूनियन बजट जो अभी आपका चल रहा है, और इसी पर आपको आंसर करने हैं 21-22, द गवर्नमेंट अनाउंस एलोकेशन ऑफ one stands 100,000, 10,000, 14,794 and 3 crore means US 2.20 billion to the Ministry of Science and Technology। सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इतना रुपया एलोकेट किया गया है अभी जो आपका बजट चल रहा है इसमें। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज बीन एलोकेटेड। अब देखिए, एटॉमिक एनर्जी मैंने आपको कहा था न्यूक्लियर एनर्जी पे बात कर रहा है, 18,264.89 करोड़। अगर आप बात करोगे तो डॉलर में $2.50 बिलियन दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST has been allocated 6,067.39 करोड़। अगर आप बात करोगे तो 831.63 मिलियन। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वाज allocated 1,897.13 करोड़, और आप कह सकते हो 260.03 मिलियंस। तो गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके कितना एग्रेशन में है यह आप देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता हो गया है बिना नवाचार के, बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बिना एटॉमिक एनर्जी के, बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपर लेवल के आप एक समृद्ध राष्ट्र की कामना आज नहीं कर सकते हैं। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर आप देख रहे हो अर्थ साइंस हो, इस पर गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया है। इंडिया इज एग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स द
itself as a leader in its industrialization and technology development. भारत चाहता है कि पूरी दुनिया में को लीड करे, जैसे आप सोलर में लीड करते हो उसी तरह से भारत चाहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में लीड करे। और significantly development in the nuclear energy sector like as a Indian look to expand its nuclear capacity, और इसी विचार के साथ जो भारत है न्यूक्लियर कैपेसिटी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। मोर अगर बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवा बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो भारत के पास है। तो ऐसी स्थिति में नैनो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो लाइकली टू अंडरगो ए मेजर विटामिन कहो या रीमैप्स किया जाता है विद द गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग हेवनली फॉर ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे पहले जो आपके साथ ग्रीन रिवोल्यूशन आया था MS स्वामीनाथन का, उसके कई ड्रॉबैक थे, लेकिन आज चाहता है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया जाए। मतलब हम क्या करें, हाई यील्ड प्रोडक्ट वैरायटी को डेवलप करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 STI पॉलिसी 2013 among the other things position India among the world top 5 scientific power। ये क्लोजर रहेगा आपका, जब आप क्लोजर रखोगे इस चीज़ को लिखोगे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और STI पॉलिसी 2013 के इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जो है आज पूरी दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में 5वें स्थान पर एक पावरफुल शक्ति रूप में आ गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडियन ह्यूमन मिशन। कब जाएगा, 2022 में जाएगा जी। ओके, तो आप देख रहे हो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया कितने आगे की ओर बढ़ रहा है, कितने आगे की ओर अग्रसर है। इंडिया इनिशिएटेड अ लैंडमार्क पॉलिसी कॉल्ड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। अब हम लोग आपके सिलेबस की ओर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे नेशनल साइंस पॉलिसी जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ये सारे मटेरियल ज़रूरी हैं आगे के तमाम एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चनों को लिखने के लिए, क्योंकि यही चीज़ हुआ है आपके हिंदुस्तान के अंदर और लेटेस्ट डेटा के बिना आप नहीं लिख सकते हैं ढंग से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 will the core visions of being decentralized, evidence informed, bottom ups, expert driven and inclusive. The policy aimed to bring in the concept of डायनेमिक पॉलिसी। ये जो पॉलिसी थी उसको हम लोगों ने एक डायनेमिक पॉलिसी के रूप में परिवर्तित किया है विथ ए रोबस्ट पॉलिसी गवर्नेंस मैकेनिज्म incorporating features such as periodic reviews, policy evaluations, feedback, adaptations, and a timely exit strategy for various policy instruments। भारत ने विकेंद्रीकृत साक्ष्य सूचित बॉटम अप विशेषज्ञों द्वारा संचालित और समावेशी होने की मूल दृष्टि के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 नामक एक ऐतिहासिक नीति शुरू की है। ये काफ़ी सराहनीय माना जाता है भारत सरकार के द्वारा। नीति का उद्देश्य गतिशील नीति की अवधारणा को एक मजबूत नीति प्रशासन तंत्र के साथ लाना है, जिसमें कि आवधिक समीक्षा, नीति मूल्यांकन, प्रतिक्रिया अनुकूलन जैसी विशेषताएं शामिल है और विभिन्न नीति उपकरणों के समय पर इसमें विकास और निकास लिखा है, विकास की रणनीति अपनाई जा सके। करेक्ट। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मेजर कंटेंट था जो आपके पास डेटा होना चाहिए। राइट, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि हम जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मेरे को ये सिर्फ बता दीजिए कि नेशनल पॉलिसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। एनीवन? इतना हम लोगों ने पढ़ा है, इतना डिस्कशन किया है, इसमें मैं देखा हूँ किस तरह नवाचार की ओर भारत बढ़ रहा है और भारत के कौन कौन से कदम हुए, चाहे वो बजट के रूप में हो, चाहे वो इनोवेशन सेंटर खोजने के रूप में हो, चाहे वह जर्मनी जैसा मुल्क यूरोपियन यूनियन जैसा मुल्क के साथ एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करता हो ताकि भारत के लिए वो बाजार बन सके, और जो 5वीं सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसका भरपूर प्रयोग करके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रूप में तीसरे स्थान पर भारत आ चुका है,
तो ऐसी स्थिति में आपके जो उत्पादन होंगे उनको टर्न आउट करने के लिए यूरोपियन मार्केट होना ज़रूरी था, जर्मनी जैसा मार्केट होना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग एमयूबी किया। लेकिन सवाल उठता है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है? राष्ट्रीय स्तर पर एक पॉलिसी बने, ऐसे लिए क्यों? सोचिए और बताइए। फिर हम लोग नेशनल पॉलिसी की चर्चा करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्रीय पॉलिसी की ज़रूरत है? एक राष्ट्रीय नियमावली की ज़रूरत है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में? विजय जी, जरूरी है? वैभव जी बोलिए। उषा जी, यस सर। क्यों जरूरी है? वाई? सर एक्चुअली क्या सर, पहले तो सर एक गति देने के लिए जरूरी है इस R&D में जो है जो नया अनुसंधान हो, और दूसरा सर जिससे हम विकास करते हैं सर ना, उससे सर कुछ कमियां भी आती है, राइट। उसकी उसको जो है सर ये करके मतलब रोकने के लिए जिससे उसमें कुछ प्रॉब्लम ये जिस तरह से साइबर क्राइम है सर आज के डेट, तो सर उसके लिए भी हम एक निर्भरता लगाते हैं कि हाँ इसको किस तरह से रोके। साइबर ठीक है हमारे लिए बहुत काम होती है, पर वो उसमें क्राइम जो होते हैं उसको रोकने के लिए पॉलिसी लाते हैं। उसी तरह से सर इसमें ये कि अगर हम विकास करते हैं, विकास के बाद इसमें अगर कुछ कमियां आती हैं तो उसको भी रोकना है और उस विकास को फिर गति भी देना है। एकदम सही है। विकास की गति को सुदृढ़ करने के लिए हम एक राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी लाते हैं, और यह राष्ट्रीय स्तर जो पॉलिसी है, ये जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो केंद्रीकरण है उसको विकेंद्रीकरण में बदल देता है। क्योंकि मान लो सिर्फ अगर राष्ट्रीय पॉलिसी नहीं होती तो सिर्फ बैंगलोर में ही आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलता, लेकिन अगर यह राष्ट्रीय पॉलिसी आ गई तो आपके छोटे छोटे कस्बों में भी साइबर, छोटे छोटे कस्बों में भी इंटरनेट, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर है। यह राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा आपकी पॉलिसी को, आपकी योजनाओं को विकेंद्रीकरण करने का काम करता है, और जैसे ही विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो भारत का सर्वांगीण विकास संभव है। क्लियर है? यस सर। नहीं तो इससे पहले क्या था? सेंट्रलाइज था। अगर चीजें हैं तो सिर्फ बेंगलोर में है, चीजें हैं तो दिल्ली में है, लेकिन आज चीजें हैं तो उस ग्रामीण इलाकों में भी है। और गवर्नमेंट की ये जो पहल थी, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, ये सब की चर्चा खूब करेंगे हम लोग आगे, इतना जम के करेंगे कि आपका हर एक नोट्स में, इकोनॉमिक्स के एक एक नोट्स में, विज्ञान के एक एक नोट्स में इन सबों की बात आएगी। विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका आंसर अच्छा बन ही नहीं सकता है, और जब इसके डेटा को, इसकी बातों को लिखेंगे, इतना सुंदर आंसर बनेगा कि आप आराम से एक बहुत बढ़िया नंबर को लेके आ पाएंगे। तो जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसियां हैं उसका विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका केंद्रीकरण हो जाएगा, और सारी के सारी डेवलपमेंट सिर्फ केरला में, देखिए बेंगलोर में देखने को मिलेगी, और बाकी राज्य जो है जीरो हो जाएंगे। तो क्या आप कह सकते हैं कि हमारा भारत डिजिटल इंडिया हो चुका है? हम कह सकते हैं कि हम गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं? नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका पॉलिसी का विकेंद्रीकरण हो, इसलिए विकेंद्रीकरण हो और एक सही ढंग से इसका संचालन हो, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इस पॉलिसी की जरूरत पड़ी। और सिर्फ संचालन हो इसके लिए नहीं, इस पर समय समय पर इनोवेशन भी किया जा सके, क्योंकि अगर केंद्रीकरण है तो चुनौतियां कॉमन है, लेकिन विकेंद्रीकरण है तो चुनौतियां अलग अलग तरीके की है। तो अलग अलग चुनौतियों को हम क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे, तो हम एक जो है वैश्विक स्तर पर अपने आप को तैयार कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पॉलिसी बनती है, आज आप देख रहे हो कि पंचायती राज, पंचायती राज की जरूरत क्यों पड़ी? सत्ता का विकेंद्रीकरण। पहले सत्ता का केंद्रीकरण था, अब हम चाहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, उस हर गांव में, उसके गांव में ही उसके पास सत्ता हो, मतलब जनता की सत्ता जनता के पास हो, हर एक छोटे छोटे गांव में हो। इससे क्या होगा? हमारा कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब हम पूरे भारत के लोगों के लिए यह पॉलिसी होनी चाहिए, पूरे भारत के लोगों के लिए विकास होनी चाहिए। तो कोई भी ट्राइब्स हमारा बच ना जाए, कोई भी दूर सुरूर वाले जो भी हमारा भारतीय हैं वो हमारे विकास की मेन गति से दूर ना रहें। और इसी को हम लोग डिजिटल इंडिया के माध्यम से खूब तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बननी चाहिए ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकेंद्रीकरण हो, जिस तरह से हमारे सत्य का विकेंद्रीकरण हुआ है
उसी तरह से अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी विकेंद्रीकरण होता है तो यह जो है हमारे गुड गवर्नेंस, हमारे हमारे डेमोक्रेसी में चार चांद लगा देगा और साथ ही साथ भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एक मजबूत कड़ी बनकर उभरेगी। इसलिए मेरे विचार से एक राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की एक नीति होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ एक एक्ट होना चाहिए। जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके पास आ चुका है, उसी तरह से राइट टू टेक्नोलॉजी एक्ट भी आ जाना चाहिए। अगर राइट टू टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया तो कोई भी सरकार अपने किसी भी नागरिक को टेक्नोलॉजी से अछूता नहीं रखेगी। उसको घर जाके, जैसे आपको खिचड़ी खिला के आप पढ़ाते हैं, उसी तरह से घर जाके आप उसको टेक्नोलॉजी देंगे। वो दूर नहीं, जब भारत का हर एक घर से ईच एंड एवरी हाउस होल्ड्स द कैरिंग द कैपेसिटी ऑफ साइंस, कैरिंग द कैपेसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक जापान एंड चाइना, तब जो हमारे पास जो उत्पादन होगा तो उत्पादन से हम दूसरे देशों को भी अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे और आने वाली जो जनसंख्या विस्फोट की जो चुनौतियां हैं और बेरोजगार की जो चुनौतियां हैं उसको हम दूर पर कर पाएंगे, आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की ओर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो इतनी सारी बातों को आप लिखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत पड़ती है। हालांकि मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है, फिर भी आप अपने से प्रयास करेंगे और जितने भी मैंने डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, सारे डेटा इन्फॉर्मेशन को डियर काइंडली एक नोटबुक में लिख के रखिएगा, क्योंकि आगे जब जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा और आप वहाँ पे हमारे साथ कोरिलेट कीजिएगा, ताकि वो उसका रिपीटिशन भी होगा और साथ ही साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और वो बातें माइंड में रहेगी। ठीक है? अब मैंने दो काम, एक नया चेंजिंग किया है आपके क्लास के पैटर्न में। ऐसे आपकी क्लासेस जो है सातों दिन होनी है, ठीक है, लेकिन सातों दिन क्लास होने के साथ साथ आपको लिखना भी ज़रूरी होता है। आपका एमसीक्यू अपडेट हो गया है, आप जाके ऐप्स पे एमसीक्यू दीजिए। आपका यूनिट एंड डायमेंशन का एमसीक्यू 20 क्वेश्चन जा चुका है, उसमें दीजिए, अपने आप नंबर को चेक कीजिए। सेम मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐप्स में ही आपको क्वेश्चन में मिल जाए और आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए किसी एक दिन, एक्सेप्ट संडे, संडे इज हॉलीडे, किसी एक दिन जो है हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू राइट और सभी को लिख के लाएंगे और हम सभी से डिस्कशन करेंगे, वो चाहे डिस्कशन 10 बजे तक क्यों ना जाए। क्लियर है? क्योंकि ये नहीं करेंगे तो वो मजा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो भी बंदा रहे उन सबों का रिजल्ट फाइनल हो, क्योंकि कटअप के लिए आप डैम श्योर हो जाइए 215 से ज्यादा कटअप नहीं जा रहा है। ठीक है? और वो जो सॉल्यूशन था, वो जो प्रॉब्लम था कि इक्वल कटअप देगा, वो भी सॉल्यूशन कर लिया गया है। उसमें यही सॉल्यूशन है कि जैसे देखने में आया कि BC2 का जो है कटअप ज़्यादा जा रहा है, तो जब BC2 का कटअप ज़्यादा जा रहा तो उसको पैकअप करेगा किससे? जनरल से। मतलब उस लड़के को कहाँ डाल देगा? जनरल में डाल देगा। ठीक है? और इसको करने के बाद वो 15 गुना रिजल्ट देगा और इससे उसका क्लाउज 3 1 क्लाउज पारा सब्जेक्ट 3 का जो क्लाउज 1 और क्लाउज 2 था वो दोनों फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है? हाँ, यह याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति ने एज संबंधित अगर उसने रिजर्वेशन ले लिया है तो फिर आगे उसको ये ओबीसी और SC ST का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा मेंस में, ये ध्यान रखिएगा। ये भी नियमावली बन चुकी है, नियमावली कंप्लीट है, बस रिलीज को करने को देरी है, अरेंज करेगा, वो आपको रिलीज कर देगा रिजल्ट 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन जो भी करे, लेकिन रिजल्ट को रिलीज कर देगा। क्योंकि कल जो है ऑफिस बंद था, फिर भी वो ओपन करवा के ये सारा चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसका एक भी मुद्दा जो है हाई कोर्ट में पहुंचे। ठीक है? इसलिए 215 डैम श्योर है, कमी होगा लेकिन 215 मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो क्या करेगा, जैसे आपको ओबीसी को लेना शुरू कर देगा तो कटअप कम जाएगा ना जी। ज्यादा जाएगा ना? नहीं, आपको ओबीसी में मान लीजिए कि सीट कम है तो उसके कटअप मान लो 240 चले गए, ठीक है? अब 240 तो ओबीसी में है, अब जब जनरल में वो बंदा एंट्री हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो मार्क है 240 से कम है ना? 240 से उसका कम है, तभी तो वो जनरल में जा रहा है। नहीं समझे आप? तो जनरल वाले की सीट कम हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। कटअप तो कम रहेगा लेकिन सीट कम हो जाएगा, बस।
जनरल जैसे नंबर ऑफ जनरल सर कम रहेगा तो कट ऑफ तो बढ़े ना सर। जैसे मान लीजिए कि आपको 252 सीट है, इस 252 सीट में 1470 या 75 रिजल्ट देना है जनरल को, ठीक है। तो 1470 में वो रिजल्ट देना शुरू किया, आया ऊपर से आया, 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 मान लीजिए 240 से शुरू हुआ, या सपोज कीजिए 250 से शुरू हुआ, इसमें 10 लड़का खपत हुआ, इसमें 100 लड़का खपत हुआ, ऐसे खपत होते 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 ये 215 में पहुंच गया, ठीक है। ये कटअप हो गया, तो इसके बाद आपको ओबीसी आएगा 213, 212, लेकिन इसमें जो आपका सीट है वो सीट कम होने के कारण इसमें लड़के ज्यादा आ गए, ये लड़के शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे यहाँ, जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो उसका कटअप तो 212 से नीचे ही रहेगा ना, ज्यादा थोड़ा रहेगा। समझे मेरी बात? हाँ, ये सिचुएशन है इसका, इसलिए 215 डैम श्योर है, इससे ज्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सेकंड पेपर में क्वालिफाइड नहीं है। आप ही के ग्रुप का एक लड़का है जिनका नाम है कमलेश जी, वो इंडियन आर्मी में है, और उनके साथ दिक्कत क्या हो गया, उन्होंने सब कुछ अच्छा, उनका 242 मार्क्स है, लेकिन उन्होंने किया क्या, यहाँ पे ए सीरीज तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे राउंड नहीं किया, ये फंस गए नहीं गए। और इनके साथ साथ 7 लड़का ऐसा है जो लगभग लगभग किसी का ब्लैक वाला मैटर आ रहा है कुछ ऐसा, और 3900 लड़का जो है आवेदन दिया है इसी चीज को लेके, किस चीज को लेके, हमने ब्लू के बदला ब्लैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं, और ये किससे भूल हुई है, या तो एकदम जीरो वाला लड़का है उससे भूल हुआ है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, और वो तो एप्लीकेशन करेगा नहीं, तो एप्लीकेशन करने वाला इसका मतलब ये लड़का 3900 है, और जिसका 200 आएगा वो भी एप्लीकेशन नहीं करेगा, वो डाउट में रहेगा, जिसका 210 है वो भी एप्लीकेशन नहीं करेगा, डाउट में रहेगा। एप्लीकेशन करने वाला जो लड़का है वो 230 से ऊपर वाला है, जिसका डैम श्योर है कि मेरा हो जाएगा, वही एप्लीकेशन कर रहा है, वही वहां पे दौरा लगा रहा है। तो 3900 तो ऐसे लड़के हैं, और 3900 लड़के में मान लो कि ये तो गया 3900, कोई उपाय नहीं है उनका, क्योंकि देखिए 242 का मैं आपको एक नमूना बता रहा हूँ, इनका एक मित्र है उनका 252 है, उनका कहानी है ब्लैक वाला, मतलब वो लोग इतने डैम श्योर थे कि ड्यूटी करके वहां से निकले और सीधा ब्लू उठाए और वहां गए, ब्लैक उठाए और रंग दिए धनाधन, क्योंकि सभी एग्जाम में ब्लू एंड ब्लैक होता है, उनके माइंड में यही था। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये डैम श्योर है। तो 3900 जो है ये कमलेश जी का ही स्टेटमेंट था, क्योंकि वो वहां पे गए थे और उन्होंने फिर अपनी क्या आर्मी वाले किसी हेड से भी बात कराया, वहां से पूछा भी गया था कितना मार्क्स आ रहा है आपका सारा चीज, तो इस तरह से वो मेरे को बताते रहते हैं हमेशा। तो कोई उपाय नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, चाहे आप जितना भी आ जाइए, कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसे लोग 3900 हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कटअप आपका 215 से पार होने की तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप ही देखिए ना, मैंने अभी मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें 11,600 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इसमें से कम 300 से 400 लोगों ने अपना क्या है प्रक्रिया दिया है। इसमें हमको लगता है 2 से 3 लोगों ने ही कहा है कि सर मेरा 240 है, बाकी किसी ने कहा सब 210, सर 215, सर 220, सर 230, 232 ऐसा ही बोल रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसी बीच में आपका कटअप जाने वाला है, 10 लड़का को बनाने से कटअप नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए डैम श्योर है, और जो लोग तैयारी में लग चुके हैं, जो तैयारी आगे बढ़ चुके हैं, वो डेफिनेटली आगे बढ़ चुके हैं। तो आज जो आपको डेटा दिया गया है, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डेटा को 3 बार 4 बार लिखिए, रटने की जरूरत नहीं है, लिखते लिखते उसको पढ़िए, क्योंकि लिखना भी है और पढ़ना भी है। ये डेटा रहेगा, इसका एकदम लेटेस्ट डेटा है, और इसका उपयोग हम लोग आगे भरपूर करेंगे, इकोनॉमिक्स में भरपूर करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये क्लियर हो गया कि नेशनल पॉलिसी चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, और जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकेंद्रीकरण होगा तो सब टेक्नोक्रेट्स बनेंगे, और जब कभी तकनीकी मानव होता है तो वह मानव बेरोजगार नहीं होता है। क्यों?
तो ये काम हम लोग आगे करेंगे। तो अगला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉपिक होगी वो होगी आपकी नेशनल पॉलिसी, और अगला जो टॉपिक होगा आपका इकोनॉमिक्स में वो होगा नेशनल इनकम या तो इन्फ्लेशन, जैसा आप कहिए। अगला जो आपका इसमें होगा एग्रीकल्चर होगा, साइंस में लाइफ साइंस या तो फिर एग्रीकल्चर है। अब आप जिस टॉपिक को शुरू करने बोलिएगा उसको मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो और या तो फिर मैं अपने प्लान से करूं, तो मैं अपने प्लान से करूंगा तो एग्रीकल्चर से चलूंगा, एग्रीकल्चर से पहले थोड़ा सा लाइफ साइंस आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे हम लोग यूज करेंगे मिनरल्स रिसोर्स, तो वहां पे हम लोग रिसोर्स को पढ़ लेंगे। तो टाई अप करके तीनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन लिखिएगा, एक दिन आपका क्वेश्चन आंसर को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। तो क्लास अब आपका हो गया 4 दिन, और 5वां दिन क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यू आपको डेली जा रहा है, आज चला गया है, आप जाकर देख लीजिएगा, आंसर कीजिएगा। आपका रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा किस लोगों ने कितना आंसर किया है, जिन लोगों ने ऐप्स को डाउनलोड किया है। जो लोग ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या उनको किसी तरह से ओपन करने में दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे नेहा मैम है, आप नेहा मैम से बोलिएगा। हमारी जो टेक्निकल टीम है विशाल रंजन, उसका नाम है विशाल रंजन, जो सारे टेक्निकल चीज़ों को उसको अपॉइंट किया गया है, आप उससे कांटेक्ट करा देगी वो, या तो वो नंबर दे देगी या कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करके वो आपके सारे सॉल्यूशन को ऑन द स्पॉट कर देगा, ठीक है। दिन में 10 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक वो आपकी हर सुविधा देने को तैयार है। आप अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो वो एनी डेस्क पे लेके कर देगा, जिस भी प्रकार का आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ही इज़ रेडी टू गिव यू द टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, मिस्टर विशाल रंजन। और नहीं तो मैं ग्रुप में ही उसका नंबर डाल देता हूँ, ठीक है ना, मैं अभी ग्रुप में ही डाल देता हूँ। इससे अगर किसी भी प्रकार का आपको ऐप्स को डाउनलोड करने में सुविधा हो, असुविधा हो, आप उससे बात कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। हाँ वैभव जी, आपका वो आ गया है, पेमेंट आपका आ गया है, ठीक है। सर आज आपका साउंड जो है सर थोड़ा सा इको ज्यादा था, पता नहीं चला कुछ अच्छा, अभी अभी को चल रहा है। आज पूरा थ्रू आउट द लेक्चर सर इसी तरह लगा, मतलब अच्छा आवाज नहीं लगा। अच्छा, इको आ रहा था, अब आपने बताया नहीं था, बताना चाहिए था। नहीं सर, मैं सोचा कि लास्ट में बताऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करना जब आप शुरू कर दिए लेक्चर। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब लेक्चर तो आपके लिए, अगर आपको ही अंडरस्टैंडिंग नहीं जा रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ सही से सर, क्या अच्छा बोल चलिए, रहे फिर हैं। इसको हम लोग रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसका मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, है ना, या मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वीडियो भेज देता हूँ। एमसीक्यू आ गया होगा सर। हाँ, उसमें आ गया होगा एमसीक्यू, देख लीजिए आप। शाम में चेक किए थे 3-4 बजे, सोचे लगाते हैं लेकिन आया नहीं। 9 बजे के आसपास आएगा वो, जब भी आएगा तो। रात में 9 बजे के हाँ, आसपास। 9 बजे ही आएगा, ठीक है। मैं नंबर विशाल रंजन को, क्वेश्चन हिंदी में, मैं विशाल रंजन का नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो उसे मैसेज करके भी पूछ सकते थे कि एमसीक्यू क्यों नहीं आया, ऐसा क्या नहीं आया। और आपको किसी प्रकार का टेक्निकल दिक्कत होगी ना, जैसे ऐप्स नहीं डाउनलोड हो रहा है, या फिर ऐप्स में मैं दे नहीं पा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का, तो दिन में 10 बजे से लेकर रात में 7 बजे तक वो आपको सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ नंबर। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू।